कभी सोचा है कि कोई छोटी सी बात होती है और तुम्हारा दिमाग उस बात को बार बार ओवर एनालाइज ओवर कैलकुलेट करता है, कोई नया आंसर ढूंढने की कोशिश करता है और उस बात को बार बार सोचता रहता है। फिर उसके बाद तुम उस बात के बारे में अपने माइंड में बार बार सोचने लगते हो। फिर उसके बाद उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने वहाँ पे ऐसा क्यों रिएक्ट किया, और इस चीज़ के बारे में ओवर एनालाइज करते रहते हो। अब कल क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और तुम फिर खुद से पूछते हो मैं इतना ओवरथिंक क्यों करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं ओवरथिंकिंग के फायदे और नुकसान बताऊंगा और ओवरथिंकिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का तरीका बताऊंगा। मैं अपना हॉनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊं। पहली बार लाइफ में हम कुछ नए चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन, फ्रेंडशिप में डिसअपॉइंटमेंट। जैसे कि पहली बार हम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होते हैं। पहली बार ऐसा लगता है कि हमसे हर कोई आगे निकल रहा है। हम अपने फ्यूचर को सेफ और बेहतर करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। अपने प्रॉब्लम्स को पहले ही सॉल्व करना और अपने फ्यूचर को सेव करना ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हम ओवर एनालाइज करते हैं और उस सेम ओवर थिंकिंग को बार बार रिपीट में एनालाइज करते हैं बिना किसी फायदे से, उस एनालिसिस को बार बार रिपीट करते हैं, तो वहाँ से एक ओवर थिंकिंग लूप शुरू होता है। जब हम कोई आंसर ढूंढते हैं और सेम एनालिसिस से कोई आंसर ना मिले और उसी एनालिसिस को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उस एनालिसिस से एक ओवर थिंकिंग लूप शुरू होता है। एग्जाम्पल देखो, उस फ्रेंड ने मुझसे अच्छे से बात नहीं किया, तो मैं उससे एक बार क्लियरली बात कर लूँ भाई क्या प्रॉब्लम है, और एक राइट डायरेक्शन है। लेकिन हम उस थॉट को बार बार रिपीट करें कि उसने मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं किया, इससे एक्चुअली में कोई फ़ायदा नहीं होता। हम अपने माइंड में उस चीज़ का आंसर नहीं ढूंढ सकते। हम सोचते हैं कि हम पास्ट एक्सपीरियंस से फ्यूचर प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर एनालाइज करना और ओवर थिंकिंग करना सही नहीं होता। हम हर छोटी बड़ी रीजंस को कैलकुलेट करके एक आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद हमें आंसर मिल भी जाएगा, लेकिन किस कॉस्ट पे। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम ओवर थिंकिंग करो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सिचुएशन मुझे अभी हार्म कर रही है? क्या ये प्रॉब्लम मुझे अभी हार्म कर रही है? क्या क्या ये सिचुएशन मुझे अभी हार्म कर रही है? अगली बार अगर कोई थॉट्स आए तो खुद से पूछो, क्या मैं इस ओवर थिंकिंग या इस कैलकुलेशन से कोई नया चीज़ सीख रहा हूँ? अगर नहीं तो उसे वहीं पे रोक लो। अगर उस कैलकुलेशन से कोई फ़ायदा या आंसर ना मिल रहा हो, तो उस कैलकुलेशन को उसी जगह पर छोड़ दो। ओवरथिंक से निकलने का पहला तरीका ये है कि तुम खुद को नोटिस करो, खुद को देखो कि तुम क्या बार-बार एक थॉट को, एक एनालाइज़ को बार-बार सोच रहे हो? अगर सोच रहे हो तो उसे वहीं पे रोक सकते हो। दूसरा स्टेप है मेक इट कंक्रीट। अगर तुम उस प्रॉब्लम को अच्छे से लिख डालोगे, तो उस प्रॉब्लम को लिखने के बाद तुम्हारे अंदर से उस चीज़ के डर के बारे में काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाएगी। अगर जैसे कि मुझे फेलियर से डर लगता है, जैसे कि मुझे प्रोग्रेस ना करने से डर लगता है, जैसे कि मुझे इम्प्रूवमेंट ना करने से डर लगता है, अपने डर को अपने नोटबुक में लिख सकते हो। नंबर 3, अगर तुम उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर सकते हो, तो एक छोटा-सा एक्शन लो, और अगर उस प्रॉब्लम को लेकर कुछ कर नहीं सकते, तो उस प्रॉब्लम को वहीं पे छोड़ दो हो और बाद में उस प्रॉब्लम के बारे में आराम से सोच सकते हो। किसी से बात कर लो, क्योंकि किसी से बात करने से डायरेक्शन मिलती है। तुम अपने 20s में हो या किसी भी उम्र में हो, लेकिन लाइफ का हर आंसर तुम्हारे पास अभी नहीं होगा। लेकिन रिजेक्शन तुम्हें अपने आप को पहचानने में मदद करेगी। कभी-कभी लोनलीनेस तुम्हें खुद को पहचानने में मदद करेगी। ओवरथिंकिंग भी तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा जाएगी। बस तुम्हें लेसन सीखना है, किसी चैप्टर को बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिला हो, तो अपने किसी फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट टाइम कोई थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आए, नेक्स्ट तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या इस थॉट से मैं कुछ सीख पा रहा हूँ? क्या या मैं इस थॉट्स को सॉल्व कर रहा हूँ? अगर सॉल्व कर रहे हो, तो उस थॉट को वहीं पे छोड़ दो और अपना नेक्स्ट काम में लग जाओ।